इसमें आपको लास्ट में फिर वो सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अभी तक से एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। एंड आज की मतलब जो है इस पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, लाइक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन, ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और ये आपको शायद बुक में ना मिले इस तरीके से, तो इसलिए जो है आपको पूरा का पूरा नोट मेकिंग ही करना पड़ेगा, या लाइक आप जो प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं वो सिंपल सा है। सबसे पहले लाइक पर्यावरण किसको कहते हैं, एक आम भाषा में बात नहीं, एक आम भाषा में कहे तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका पर्यावरण कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, जो लेयर है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। बट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखेंगे तो ये कहता है क्या है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन दैट सराउंड एंड इंटरेक्ट विद एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो है आपका पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, उनके आसपास या उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपको हेल्प कर देगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, या कोई भी एक तरह से टॉक्सिक एलिमेंट्स वगैरह का अगर अमाउंट अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में रखते हैं। लाइक अगर एयर जो है, एयर में अगर कुछ भी लाइक हार्मफुल चीज़ें अगर आ गई जो हमारे हेल्थ के को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम कहते हैं कि एयर क्या हो चुका, आपका पोल्यूट हो चुका है। यानी जो है अगर लाइक जो प्योर फॉर्म में है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाए तो वो हम क्या कहते हैं, आपका पोल्यूट हो चुका है। जैसे पानी पीने योग्य न रहे तो हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन, हम ओके वाटर पोल्यूट हो चुका है, कॉन्टेमिनेट हो चुका है। अगर जो है सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो जाए, कम हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, आपका सॉइल पोल्यूट हो चुका है। अगर वैसा साउंड जो आपको इरिटेट कर दे, है ना, कई बार आपको कानों में एकदम चुभन महसूस कर देता है, ठीक है, पागल जैसा फील करवा दे, तो क्या है वो जो है आपका, वो भी साउंड पोल्यूशन कहलाता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो ये जस्ट ध्यान रख लेनी है। ये कहता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट व्हिच कैन हार्म लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट। तो वैसी चीज़ें जो एक तरह से पर्यावरण के साथ साथ मानव को भी क्या करे, आपका नुकसान पहुंचाए, और वो पर्यावरण में अगर सम्मिलित हो जाती हैं, खास करके जो आपका क्या है खतरनाक चीज़ें, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ध्यान रख लीजिएगा कि एक आता है आपका पोल्यूटेंट्स, यानी इसको कहा जाता है प्रदूषक। प्रदूषक का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण से जो है क्या होगा आपका, ठीक है, चीज़ें पोल्यूट होती हैं, खराब होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर एयर को, जो प्योर एयर है, शुद्ध वायु है, अगर इसको जो है वो सारे फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, आपका इसको इम्प्योर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका उसको कहेंगे पोल्यूटेंट्स कहेंगे। पानी को खराब करने वाले जो पदार्थ होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आपका वाटर पोल्यूटेंट कहेंगे। तो बेसिकली वैसी चीज़ें, वो सारे फैक्टर, वो सारे एक तरह से कारक जो पर्यावरण को क्या करता है, आपका कॉन्टेमिनेट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आपका पोल्यूटेंट कहते हैं। एंड ये कई टाइप के होते हैं, जिसमें से अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो दो टाइप के हो गए, एक नेचुरल और दूसरा जो है आपका मैन मेड। नेचुरल चीज़ों पे चलिए कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मैन मेड चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका कंट्रोल कर सकते हैं, और यही आगे जाके क्या कहलाएगा, आपका अपशमन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम नेचुरल अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो वॉल्केनिक करप्शन मान लेते हुआ, ठीक है, तो उसके कारण से क्या है कि वॉल्केनिक करप्शन के कारण से जो पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है ना, जिसमें जो आपका कई सारे धूल, कण, मिट्टी, वो सारी चीज़ें भी बाहर निकलती हैं लावा के साथ, है ना, छोटे मोटे जो आपका कण जो होते हैं, लाइक रॉक पार्टिकल, लैपली, ब्रेसिया, है ना, प्यूमिस, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ये क्या कहलाता है, आपका ये नेचुरल में आ जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर जो है फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ के कारण से बहुत सारा डैब्रिस जो आके क्या होता है, आपका कहीं जमा हो जाता है, गाद, है ना, जिसको कचरा वगैरह कह सकते हैं, वो दूसरी जगह से आकर के जो है किसी और जगह आके जमा हो गया, मिट्टी आके जमा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल कहलाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई स्टॉर्म टाइप का चीज़ें हुई जिसके कारण से एयर जो है आपका पोल्यूट हो गया, तो वो नेचुरल में आ जाएगा। लेकिन एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान उस चीज़ से नहीं है, एनवायरनमेंट को नुकसान है किससे, आपका जो मैन मेड एक तरह से ये होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स होते हैं उससे, जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर जो आपका ये जो हम फोसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो आपका मैन मेड में आ जाती हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो लाइक आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं जनरली, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कहते हैं। तो वैसे पॉल्यूटेंट्स जो सॉलिड स्टेट में है उसको सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कहेंगे, जो लिक्विड स्टेट में है लिक्विड पॉल्यूटेंट्स कहेंगे, और जो गैसियस स्टेट में है उसको क्या कहा जाएगा आपका, ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा। सॉलिड पॉल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जैसे प्लास्टिक क्या हो गया, आपका सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हो गया, है ना, जो कि एक तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता ही है, ठीक है। डस्ट हो गया, एरोसोल हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये सारे। लिक्विड पॉल्यूटेंट्स में अमोनिया, नाइट्रेट, यूरिया, ये सारे लिक्विड में आ जाते हैं। गैसियस में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, तो प्राइमरी और जो आपका एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब हो गया कि जो बिना किसी रिएक्शन किए हुए डायरेक्ट एनवायरनमेंट को क्या करेगा, आपका नुकसान पहुंचाएगा, यानी वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में क्या है, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, तो हम क्या कहेंगे, उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि वो जो प्राइमरी स्टेट में वो हो सकता है एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हो सकता है किसी के साथ अभिक्रिया करके, किसी के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है, आपका एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका सेकेंडरी कहते हैं। लाइक अगर आप देखिए प्लास्टिक है, डीडीटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ही जो है आपका एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ओजोन की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस है वह एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, आपका रिएक्ट करेगा, यानी O2 जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और O3 बनाता है। O3 बेसिकली क्या है, आपका ओजोन कहा जाता है उसको। ओजोन में भी ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा गुड ओजोन, एक होगा आपका बैड ओजोन। गुड ओजोन बेसिकली क्या करता है, आपका जो इंफ्रारेड ये सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उसको रोक करके, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बैड ओजोन बेसिकली क्या करेगा, आपका नुकसान पहुंचाता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़िएगा अभी आप लोग, ठीक है। उसी तरह से अमोनिया हो गया, CO3 हो गया, ये सारे जो आपका क्या है, ये जो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल की बात करते हैं तो एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया कि माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू जब क्या हो जाए, आपका डिकम्पोज हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि हम जो किचन से जो है, ठीक है, आलू का छिलका हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, जो जितना कचरा वगैरह होता है उसको बाहर फेंक दिया, वो क्या हो जाता है, एक समय के बाद अपने आप सड़ के क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, होता है ना। तो सड़ता गलता है, या कोई डेड बॉडी ही है, ठीक है, मर गया चूहा कहीं पे कोना में, ठीक है, तो वो सड़ डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू क्या है आपका, है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो डिकम्पोज नहीं होती हैं, जैसे मानते हैं प्लास्टिक हमने जो है कहीं फेंक दिया, वो जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना, वो जो है आपका मतलब आप कई साल भी हो जाएंगे तो फिर भी जो है आपका वो डिकम्पोज नहीं होता है। बट एक बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को भी क्या कर सकता है आपका, ठीक है, खा सकता है, खत्म कर सकता है उसको। खैर उसके बारे में आप एनवायरनमेंट में पढ़िएगा। लेकिन जनरली क्या है आपका, प्लास्टिक हम किस में रखते हैं, आपका तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कि जो है आपका और भी जैसे मानते हैं कि जो मेटालिक चीजें होती हैं वो भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया, है ना। तो जो है जो डिकम्पोज हो जाए वो आपका बायोडिग्रेडेबल, जो है डिकम्पोज ना हो, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो तो एक समय के बाद क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, वो जो है आपका मिल जाएगा इसी मिट्टी में, हवा पानी में मिल जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये खतरनाक होता है, लंबे लंबे समय तक पड़े हुए रहते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में जो है आपका प्लास्टिक फेंक के, प्लास्टिक के डब्बे, है ना, बॉटल्स, ये सारी चीजें जो आपका पड़ी हुई हैं। खैर, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा जब आप एनवायरनमेंट पढ़िएगा तब। आते हैं हम यहाँ पे पोल्यूशन के टाइप्स। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं किसमें, आपका एयर पोल्यूशन में, वायु प्रदूषण, ठीक है। अब तो हमें आदत सी हो गई है हम लोगों को, क्या, ठीक है, शुरू में लगता होगा थोड़ा ये टाइप का, अब धीरे धीरे आदत हो गया और आने वाले समय में और ज़्यादा ही आदत हो जाएगा, है कि नहीं। और बॉडी अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे, है ना। वो किसी किसी को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बाकी जो है जैसे क्लाइमेट मतलब जो है आपका नेचर जैसे जैसे चेंज होती है, हमारा बॉडी भी क्या होता है आपका उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडजस्ट कर लेता है ना। तो इसीलिए जो है आप देखिएगा कि जो जन्म लिया हो तो मरेगा ही मरेगा, बस कारण कुछ ना कुछ लग जाता है। भगवान कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेते, है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो वैसे भी जो है क्या ही कीजिएगा ज़्यादा जी के, है ना। देखो जो जल्दी मर जाता है ना, वो समझिए वो सीधे स्वर्ग में पहुंचता है। एकदम बुढ़ा के मर गए, 1000 साल जिंदा रह गए तो दिक्कत है ना, खटिया में पड़े पड़े जो है हजारों साल से पड़े हुए हैं, तो नर्क की तरह है। खैर मजाक कर रहे हैं। अब जो है अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय हार्मफुल केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। यानी जो है आपका अगर पर्यावरण जो है, ठीक है, किसके कारण से, तो रासायनिक, भौतिक या जैविक तत्वों के द्वारा अगर जो है दूषित हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, मेन रीजन क्या होता है, तो मैन मेड जो काउजेज हैं वो जैसे मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो गैसेस हो गए, है ना, और भी कई सारी चीजें हैं। इसके बाद जो व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है, वेस्ट बर्निंग, पावर जनरेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके अलावा जो मेन अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो CO हो गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ओजोन हो गया, ये सारे के सारे मेजर पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो आपका वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म्स एंड डेजर्टिफिकेशन को जो आपका मेजर कॉज माना जाता है, किसका, एयर पोल्यूशन का। नाउ अब इसके कारण से जो है आपका, ठीक है, कई सारे जो है आपका लाइक हेल्थ इश्यूज आते हैं, जनरली तो हेल्थ इश्यूज ही होते हैं, है ना, वायु प्रदूषण के कारण से। अब एक चीज आपको बताता हूं, चाहे कोई भी पोल्यूशन हो उसके कारण से क्या होगा, ठीक है, हेल्थ इश्यूज होंगे। हेल्थ इश्यूज के कारण से आपका जो है एक तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, दूसरा, ठीक है, मानव को भी नुकसान पहुंचाएगा, तीसरा जो है आपका इकोनॉमिक लॉस भी होगा। तो ये जो है आपका सबके लिए कॉमन ही है। एनवायरमेंट को तो हम क्या करें, नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका ह्यूमन जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है, प्लांट और जो जितने सारे बाकी जो एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है और उसके कारण से हमें इकोनॉमिक लॉस भी होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल लॉस के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी होगा और हेल्थ इश्यूज भी होंगे। अब क्या है कि इसके कंट्रोल मेजर्स में ध्यान रख लीजिएगा, 1981 में जो है आपका एयर एक्ट आया, ठीक है, एयर जो है आपका एक्ट जिसको बोलते हैं आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। इसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम झारखंड के 3 सिटीज में इसको जो है आपका इंप्लीमेंट किया गया है, और वो कौन कौन सा है, वो आपका रांची, एक है आपका धनबाद और दूसरा है आपका कौन सा, तीसरा है जमशेदपुर। ये 3 शहरों में जो है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखेंगे 15th फाइनेंस कमीशन ने इनके लिए जो आपका 273.44 करोड़ रुपीस का जो है आपका फंड भी दिया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ एक होता है आपका क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी CAAQMS में भी फुल फॉर्म पूछ ले। ये कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है कि लगातार जो है एयर क्वालिटी को क्या करता है, आपका मॉनिटर करने का काम करता है। वो आपने सुना होगा, आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना चला गया, आज इतना है, कल इतना है ना, लाइक देखा होगा। हालांकि हमें और आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 3 डिजिट में भी दिखा देना मोबाइल में कि जो है आपका लाइक 500, 600, 700, 800 प्लस 1000 भी चला जाए, तो 1000 गया है वो, तो कम नहीं लग रहा है, ये थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद ही देखिए ना, जब एक तरह से दिवाली के टाइम पे, है ना, अगले दिन आप देख लीजिए कि कितना जो है, इवन अब रांची में भी या गांव में भी आप देखिएगा पूरा जो है एकदम से धुआं धुआं छाया हुआ रहता है। कोई फर्क पड़ता है? देख के और मजा आता है, अरे आज दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, खुश होते हैं हम लोग, बल्कि अरे भाई ठीक है, आज तो एकदम पूरा मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। ठीक है, लोग फिर घर घुसते हैं, अपना मौसम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गिलास में बर्फ गिरना शुरू। अच्छा, ठंडे का दिन होता है ना, तो उस समय जो है कुछ और पीते हैं फिर। हाँ, वो तो आपको मालूम है। ग्रीन क्रैकर्स, स्मोक टावर्स, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये सारे जो है आपको लाए गए हैं। ठीक है, अब ग्रीन पटाखे, भाई की पटाखे फोड़ने हैं, लेकिन क्या होगा, आपका ग्रीन पटाखे होंगे। ठीक है, केवल आवाज करेगा, है कि नहीं? हाँ, डूम डूम आवाज करे, मजा उसमें नहीं आता है। ठीक है, मजा तो तब है जब एक तरह से वो, ठीक है। हाँ, इसके बाद झारखंड में देखेंगे तो पर्यावरण सखी, ठीक है, टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन रूरल झारखंड, ठीक है, आइडेंटिफाई पोल्यूशन हॉटस्पॉट। तो इनका मेन काम ही होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैसे हॉटस्पॉट रीजन होते हैं, ठीक है, किसके लिए, आपका जो है पोल्यूशन वाले, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। इनका नाम है क्या, आपका पर्यावरण सखी। ठीक है, पर्यावरण सखी, ये ध्यान रख लेनी है ना। अब आते हैं आपका वाटर पोल्यूशन। भाई पानी पीने लायक ना बचे तो समझ लिए क्या है आपका वाटर पोल्यूशन। अब जो है देखिए क्या है कि गाँवों में अगर आप देखेंगे तो आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर वही जो है आपका तालाब का पानी पीते हैं लोग, नदी का पानी पीते हैं। ठीक है, उन्हें इस बात की कोई खास एक तरह से चिंता है नहीं कि हम इस तरह का पानी पी रहे हैं। ठीक है, दरअसल उनको आदत सी हो गई है। हम और आप अगर जाके जो है दूसरे गाँव का पानी भी पी लें तो अगले दिन तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है हमें उस चीज़ की आदत है नहीं। ठीक है, मैं जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे क्या है कि एक लादेन नाम का आदमी रहता था, क्योंकि अब नहीं है वो, उसकी डेथ हो चुकी है। तो हाँ, तो क्या है कि जो है उसको पानी पीना होता था, वो जो है आपका नल वाला पानी ही खोल के क्या करता था, आपका पी लेता था।
मैं बोलता था कि आपको दे पानी का बॉटल, मतलब अरे कुछ नहीं, यही पानी जो है पी पी के बुजुर्ग हो गए, ठीक है, पूरा ज़िंदगी गुजर गया, अब जो है आपका मिनरल वाटर पी के क्या ही करेंगे। मैं बोला बात चलो सही भी है। तो क्या है कि पी पी के थोड़ी आदत सी हो गई थी उनको। मैंने उनको कई बार बोला कि इतना पीते क्यों हैं, थोड़ी सी तो लाइफ बची हुई है, अब उसको सही से जी लीजिए। बोला तो वही थोड़ी सी लाइफ बची है, अब इसमें भी ना पिए तो फिर क्या ही लाइफ है ना। तो फिर जो है पीते पीते जो है मैं जहाँ पे रहता था, समझिए कि ये मेरा बालकनी ये है, सामने में एक दूसरे छत को कनेक्ट करने के लिए ना एक छोटा सा ये बना हुआ था, है ना, गली टाइप का, वहीं पे वो आदमी सोता था। अब जब उसकी डेथ हुई ना, तो मैं जब भी बाहर निकलता था कभी बालकनी में, तो ये लगता था कि वहीं पे सोया हुआ होगा, ठीक है। हालांकि बुजुर्ग हो गए थे तो उतना डर फील होता नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है शुरुआत में। खैर, तो उनको मैंने देखा कि जबकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब आप समझिए कि अगर बॉटल में भी अगर आपने भर दिया ना, तो नीचे जो है आपका रेड कलर का जो है डस्ट जमा हो जाता था, है ना। तो क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा ही हुआ करता था, और उस चक्कर में ना मैंने वाइट शर्ट पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वाइट शर्ट अगर आप 1-2 बार धो लिए पानी में तो समझिए, हाँ, वो जो है उसका कलर जो है ना वो रेड हो जाना है। और उसमें भी जो पूरा ही अगर रेड हो जाए तो ठीक है, चलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हो जाता था। तो इस कारण से जो है, खैर, रांची में से बहुत जगह पे आपको देखने मिलेगा। तो जब हानिकारक रसायन या जीव जल स्रोतों को दूषित करते हैं, जिससे जल का उपयोग और पर्यावरण प्रभावित होता है, तो उसको क्या कहते हैं आपका, उसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है आपका, तो घुलित ऑक्सीजन घटती है, यानी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा आपका, वो कम होगा। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो लाइक आप झारखंड में ही देख लीजिए, जैसे सुवर्णरेखा नदी की बात करते हैं, या फिर आप इसका ले लीजिए हरमू रिवर की बात करते हैं, है ना। हरमू रिवर की बात करेंगे तो हरमू रिवर का जो ये है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ये कितना आपका 10.1 है। और इस तरह से इसको जो आपका, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भाई ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। सेम उसी तरह से अगर आप देखेंगे सुवर्णरेखा की बात करते हैं, सुवर्णरेखा की बात करेंगे तो इसका जो आपका बीओडी है वो कितना है आपका, वो है 10.0, और ये जो आपका सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के रूप में एक तरह से जानी जाती है, ठीक है। तो दरअसल क्या है कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा आपका, कम होगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसके कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स जो कि एक तरह से पानी में रहते हैं, ठीक है, उनको जो है आपका दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए, मतलब आप समझिए कि ये जो हरमू नदी है ना, अब समझिए कि एक तरह से डेड रिवर है, खत्म हो चुका है। केवल और केवल आप इसका पानी भी देखेगा एकदम से वो काला कलर का पानी आपको दिखाई देता है ना। खैर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण से क्या है कि जलीय जीव मरने लगते हैं, एक्वेटिक लाइफ सफर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे दामोदर नदी ले लीजिए, है ना, दामोदर नदी, हाँ नहीं, इसका जो है वैसा डेटा अवेलेबल नहीं। दामोदर रिवर की बात करते हैं तो इसको लेकर के कहा गया कि भैया गिरिडीह से लेकर के, है ना, गिरिडीह से लेकर के अगर आप देखेंगे दुर्गापुर तक, है ना, स्थिति ऐसी है कि जो है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्वेटिक लाइफ जो है आपका नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी तरह के कोई जलीय जीव जो है, ठीक है, उनका ओरिजिन नहीं हो सकता है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहा गया आपका, इसको कहा गया बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। यानी जैसे हम एक तरह से लाइफलाइन के रूप में पहले जानते थे, अब जो है लाइक क्योंकि इसके आसपास में देखेंगे कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। रिवर सिस्टम जब हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि बोकारो स्टील लिमिटेड जो है आपका इसी के किनारे पर है ना। दुर्गापुर जो में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है वो इसी के किनारे पर है ना। झरिया कोल माइंस इसी के किनारे पर है, ठीक है। सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री इसी के किनारे पर। तो और ये तो बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जिनका वेस्ट जो है आपका लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे जो है आपका कहाँ पे, नदी में बहा देते हैं, तो डैमेज तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो कोल डस्ट है वो भी नदी को क्या कर रहा है आपका, प्रदूषित करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इस रिवर को जो है डैमेज करने का काम करती हैं, जिसके कारण से इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। कई सारी बीमारियां एक तरह से फैलती हैं, ठीक है। अब सोनरेखा और हरमू नदी के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। आते हैं आगे और आगे बात करते हैं आपका, ठीक है, मेन कॉजेज क्या है। तो कृषि अपशिष्ट यानी जो है आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जिसमें से उर्वरक, कीटनाशक, जानवरों का मल क्या करते हैं, सीधे जो है आपका नदियों में बहा दिया जाता है कई बार, है ना। या फिर जो है आप देखिएगा कि जो उर्वरक हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, वो क्या होगा, पानी के साथ मिल करके जाएगा कहाँ पे आपका, नदियों में चला जाएगा, और नदियों को क्या करेगा आपका, प्रदूषित करने का ही काम करेगा, ठीक है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कई नदियों का आप जो है अगर हम जिक्र करते हैं,
जैसे आप ले लीजिए सुवर्णरेखा रिवर की ही बात करेंगे, है ना। सुवर्णरेखा नदी अगर आप देखेंगे तो इसी के किनारे पर आपको कई बड़े बड़े सिटीज मिलते हैं, जिसमें से रांची हो गया, है ना, आदित्यपुर हो गया, जमशेदपुर, है ना। ये शहर जो है, ठीक है, यहाँ का कई सारा जो वेस्ट होता है वो क्या करता है आपका नदियों में बहा देते हैं। अब नदियों में जाएगा तो वो नदी जो है उसको जो है थोड़ी जो है ये कर अपने आप प्यूरिफाई कर लेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका नदी प्रदूषित होगी ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप जैसे अगर दामोदर नदी ले लीजिए, है ना, दामोदर नदी की बात करेंगे तो रामगढ़ इसी के किनारे पर है, ठीक है, आपका चास इसी के किनारे पर है, बोकारो जो सिटी है वो इसी किनारे पर है, धनबाद इसी के किनारे पर है ना, सिंदरी इसी के किनारे पर है ना। ऐसे कई सारे बड़े शहर जो झारखंड में आपको देखने मिलेंगे। यहाँ का जो हाउस होल्ड वेस्ट एंड जो एक तरह से शहरों का जो कचरा है वो पूरा कई बार क्या होता है नदी के आसपास में या नदियों में जाकर जो है आपका डंप कर दिया जाता है। तो इसके कारण से क्या होगा, नुकसान ही पहुंचेगा, है ना। बिना उपचार के गंदा जल, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर जो होता है वो, तेल रिसाव और रेडियोधर्मी अपशिष्ट। हालांकि ऑयल स्पिल्स जो है आपका झारखंड में जो है इसका कोई खास ये नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ पे पोर्ट वगैरह होते तो हो सकता है कि ऑयल स्पिल्स का जो है ये होता खतरा होता। हमारे यहाँ पे वो चीज़ है नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हाँ कि लाइक कांडला बंदरगाह है, टूतीकोरिन है, या फिर जो है आपका पारादीप है या कोलकाता है, ऐसे जो जगह है वहाँ पर जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, तेल रिसाव, इस सब के खतरे हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में वैसा कोई ना तो नेविगेबल रिवर है और न ही जो है आपका उस तरह की अभी स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसके कारण से ये होगा। बट ये जो रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये क्या किसको प्रदूषित कर रहा है, आपका स्वर्णरेखा नदी को। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हमने कई सारे नाम आपको पहले भी बताया है, शायद आपको याद होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं जादूगोड़ा, है ना, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, बागजता, मोहुलडी, भटीन, बंदुहुरांग, ये 7 बड़े जो है एक तरह से क्या है माइंस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, यूरेनियम माइंस हैं और इसको ऑपरेट करती है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, UCIL। अब अगर आप देखेंगे तो इनका जो वेस्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये इससे जो है निकलता है आपका क्या, इससे निकलता है रेडिएशन, है ना, इससे निकलेगा आपका विकिरण। और ये विकिरण क्या करेगा आपका, एक तो जो है ऐसे ही लोगों को डैमेज करने का काम करेगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है, जहाँ पे डंप करते हैं उसको कहा जाता है टेलिंग पॉन्ड कहते हैं, है ना। टेलिंग पॉन्ड मतलब आप समझ लो एक तालाब जैसा बना हुआ है। अब जो है वहां से क्या होगा, पानी का रिसाव होगा, ठीक है, और पानी का रिसाव होकर जाएगा कहाँ पे, आसपास की नदियों में जाएगा और फिर जो है उन नदियों के पानी को भी क्या करेगा, वो प्रदूषित करने का काम करेगा। अब उस पानी को मान लेते हैं कि कोई जानवर पी रहे हैं या फिर जो है वहां के आसपास के लोग अगर पी रहे हैं तो उसका इंपैक्ट उनके शरीर में दिखेगा। आप देखेंगे क्या कि जो है जो बच्चे हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जा रहे हैं, ठीक है, वैसे जन्म ले रहे हैं। जो वुमेन है उनका ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो जा रहा है ना। इसके अलावा जो है अगर बच्चा जन्म भी ले रहा है तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है। तो वहां पे देखिएगा जो है आपका हर दूसरा तीसरा बच्चा ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां पे, ये जो जादूगोड़ा वाला एरिया है। और न तो सेंट्रल गवर्नमेंट, न ही जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, कोई उस पर जो है किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं। तो और ये सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ झारखंड की कहानी है, ये ऑलमोस्ट आपका हर जगह की कहानी है जहां जहां पे ऐसे जो आपका मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ना, UCIL जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ये, ठीक है। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहती तो एक्शन ले सकती है, लेकिन मतलब नहीं है ना। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जो है मैं है कि वोट नहीं मिलेगा ना वहाँ से, तो इसलिए हाँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 कॉलेज काफी है सर, बगल में नहीं जमशेदपुर है, हाँ, और धनबाद में ISM क्या
अगर इस दो कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये प्रोजेक्ट दे दिया जाए सर समर वेकेशन में, ये पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी के जो अच्छे स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट छाप के बना, लेकिन ऐसे क्या कीजिएगा, बस अब सीधे जो है सरकार बनाइए। कौन सॉल्व कर देंगे? चलिए पहले जो है ना, अभी आपको 15 तारीख के लिए पहले तैयार होना है, उसके बाद फिर जो है जादूगोड़ा का मामला जो हाँ स्टार्ट किया है क्लोज फ्यूल सिस्टम, तो उसमें 98% तो पूरा जो निकलता है उसको 15 तारीख का डेट बढ़ गया, डेट बढ़ रात में देखे तो आप बोले थे कि अभी कंफर्म हो गया। अभी देखिए क्या बोलते कि जो है डायरेक्ट कंफर्म हो गया है। आप 99.9% मान के चले उस डेट में होगा, ठीक है। अब में भी जो है आगे भी बढ़ सकता है। आप लेके आगे चलिए, तो हम तो पहले ही बोले हैं 8 को ही एग्जाम होगा, वही मान के चल रहा है, अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और नहीं तो फिर सोचें चलो एक सप्ताह का समय मिल गया ना, थोड़ा 2 दिन आराम से सो लेते हैं, या फिर जो है आपका ठीक है मौसी की बेटी की ननद की शादी में पहुंच गए आप। चलिए तो यहाँ पर बात नहीं, तो इसके कारण से ये सारे के सारे जो एरिया है ना, ये रेडियो एक्टिव के कारण से जो आपका क्या है, ये पूरा आसपास का एरिया, एक तो वाटर भी पोल्यूटेड है और एनवायरनमेंट तो पोल्यूटेड है ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भूजल का प्रदूषण, मुख्य रूप से आर्सेनिक, और आर्सेनिक की जब हम बात करते हैं तो साहेबगंज, राजमहल और उधवा यानी जो आपका झारखंड का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और फ्लोराइड की बात करते हैं तो रांची, गुमला, गढ़वा, खूंटी, पलामू, धनबाद, बोकारो आदि अधिकता के कारण झारखंड के कुछ क्षेत्रों में एक तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका एक तरह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये तो आर्सेनिक है यहाँ पे। इसके बाद हाँ ये ग्राउंड वाटर के लिए। अब जो है इसके कंट्रोल मेजर्स में ध्यान रख लीजिएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1970, ये क्या हो गया? 9,000 कोई बात नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे ये है ना। इसके बाद जो गंगा एक्शन प्लान, ये 85-86 में आया था ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एन इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो है एक तरह से मेजर्स हैं, जस्ट आपको क्या करनी है ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीधे, फोटो खींचना है। अरे आजकल एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आपका सॉइल पोल्यूशन, बात नहीं, ग्राउंड वाटर के बारे में नहीं बताया पीछे, आर्सेनिक के कारण से, फ्लोराइड के कारण से। ध्यान नहीं आता। नहीं स्नो रीजन जैसे यहाँ पत्थरकुदवा में हो रहा है, क्या हो रहा है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो ना, हाँ पार्टिकुलर एरिया। चलिए सब बंद कीजिए और चलते हैं हम लोग, एक एक एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो है खुदाई करेंगे, सर्वे करेंगे कि कौन किस लोहरा कोचा में क्यों हो रहा है पोल्यूट, उधर काटा टोली में, इधर खोड़ा टोली में, भूया टोली, क्योंकि लोहरा कोचा सामने है ना, लोहरा कोचा बगल में है तो बगल वाले का नाम पहले लिया जाएगा। लालपुर एक बड़े एरिया का नाम है, लालपुर के अंदर जो है आपका लोहरा कोचा, ठीक है, इधर हाँ नगरा टोली, डंगरा टोली, वर्धमान कंपाउंड, ये सब लालपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तब झारखंड में रह के हम क्या बोले, चलिए झारखंड नहीं ना बोलेंगे, तो लालपुर में है तो लालपुर चलेंगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अब वो चौक पर्टिकुलर चौक तो बात ऐसा है कि आप बात नहीं, आप जो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का कैसे बताएं? पत्थरकुदवा वाला हॉट जोन में आया है। ठीक है, लेकिन जो हम ठीक है देखिए, अब ऐसा नाम, एक मैं जाता हूं तो आपका यहाँ औरमांझी के पास है आपका, ठीक है, ढेलवा खूटा जगह का नाम है, हाँ। एक जो है आप इधर जाएंगे, इधर जो है आपका क्या बोलते हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी से और आगे जाइएगा तो वहाँ पे उससे पहले ही एक जगह नाम गोबर हप्पा, ठीक है। एक जो है आप उधर जाइए तो वहाँ पे जो रिंग रोड साइड में आप देखिए चरक बकरा जगह का नाम है। अब मजाक लग रहा है आप लोग को, ठीक है, तो नाम में क्या ही रखा है, ठीक है। आइए इधर, अब आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आ जाइए सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें भी जब एक तरह से जो टॉक्सिक एलिमेंट अगर मिल जाए सॉइल में या उसकी फर्टिलिटी को डैमेज करे तो उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। जैसे जो आपका बेंजीन युक्त मृदा जो आपका ल्यूकेमिया यानी जो आपका ब्लड कैंसर का क्या है आपका खतरा बढ़ा सकती है। मेजर कारण क्या है, लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल इरोजन,
सैलिनिटी एंड एसिडिफिकेशन यानी लवणता और अम्लीकरण, रासायनिक प्रदूषण यानी जो आपका केमिकल कॉन्टेमिनेशन, ये सारे जो आपका मेजर इसके कारण माने जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जब आप एग्रीकल्चर साइंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आप जो है, ठीक है, एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर के बारे में आप पढ़िएगा सॉइल का। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पिछले साल भी सवाल पूछा और बहुत बार लोग गलती करते हैं, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स में ध्यान रख लीजिएगा, इको फ्रेंडली फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, बेटर अर्बन प्लानिंग फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन जो आपका टॉप सॉइल प्रोडक्शन एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग वेस्ट। और इसके अलावा जो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो फीमेल सॉइल डॉक्टर इन झारखंड, तो झारखंड ने क्या क्या है आपका जो है महिलाओं को सॉइल टेस्ट करने की जो है एक तरह से ये लाइक ट्रेनिंग दिए हुए है। और हाँ, खा के टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, हर चीज को खा के टेस्ट नहीं किया जाता। तो पता चला कि फिर आपका टेस्ट करना पड़ेगा कि इसकी डेथ कैसे हुई है कि नहीं है। तो मिट्टी को खा करके नहीं बल्कि जो है लैब में टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपका, ये बात नहीं, झारखंड फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने जो है आपका, ठीक है, झारखंड भारत का पहला राज्य है किस मामले में, भारत का पहला राज्य है। 2023 के आसपास में ये हुआ था, ठीक है। ये जो आपका फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जो है एक तरह से ये दिया गया, यही रांची से ही शुरू हुआ था ये, है ना। तो भारत का पहला राज्य है जिसने जो आपका फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जो है एक तरह से ये किया। हाँ, रीजन खेती बाड़ी करते हैं। अगर मानते हैं कि सॉइल जो है आपका, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना, अभी पूछ रहे हैं इनसे। अगर जो है मान लेते हैं सॉइल कैसे पता चला एसिडिक हो गया कि बेसिक हो गया, सो अच्छा नहीं, कैसे पता चलेगा? रुक जाइए, है उरिया वगैरह नहीं, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि एसिडिक हुआ बेसिक हुआ? आप तो किसान हैं, ये डॉक्टर थे, अरे सीधे बोलिए, डॉक्टर बताएगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि जो है उत्पादन प्रभावित हो रहा है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे, है ना। डॉक्टर क्या करेंगे? मिट्टी का सैंपल लेंगे, सैंपल ले जाकर लैब में टेस्ट करेंगे और बताएंगे एसिडिक हो गया है या बेसिक हो गया है। अगर मान लेते हैं एसिडिक हो गया है तो क्या करेंगे कि बोलेंगे कि इसमें पूरा चूना छिड़क दो, ठीक है, लाइम। और अगर बोल दे कि बेसिक हो गया तो क्या करेंगे आपका? बोलेंगे कि जो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, ठीक है, जिप्सम, ठीक है, बोलेंगे जिप्सम छिड़क दो पूरा। तो उससे क्या है कि आपका जो पीएच लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। तो कोई भी चीज़ खराब हुआ है या नहीं हुआ है ये हम नहीं बताएंगे, बल्कि कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जाइए तो वो बताएगा कि आपकी तबीयत वाकई में ठीक है या कुछ बीमारी है। तो इसका उद्देश्य आप कह रहे हैं कि कारण लेडीज को क्यों? ताकि जो है विमेन एम्पावरमेंट को भी ये करना है, बढ़ाना है, समझ गए? सिर्फ जो है आपका डॉक्टर मतलब जेंट्स ही क्यों, समझ गए? एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ जो आपका सॉइल टेस्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सॉइल डॉक्टर कहा जाता है। ना तो इसमें कोई डॉक्टर की डिग्री लगती है और नहीं जो है, ठीक है, इनको कोई अलग से जो है आपका ये मिलता है, जस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। और आपको बता दें, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा जो है ना झोला छाप डॉक्टर ही चीजों को हैंडल करके रखे हुए हैं, ठीक है। आप गांव में जाइए, है ना, कुछ होता है तो वही झोला डॉक्टर से जो है आपको इलाज करवाना पड़ता है। जो भी है उसको कम से कम उसने सारा चीज को हैंडल करके तो रखा हुआ है। आधा गांव का आदमी मर जाएगा ऐसे ही। वो आपने एक वीडियो देखा, क्या है, प्रैक्टिशनर, कंपाउंडर है। चलिए, इसके बाद आते हैं सॉइल पोल्यूशन। बात नहीं तो क्या सॉइल है तो जो है ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 8 दूना 10 बोल दिया मैंने, ठीक है, पढ़ा रहा था मैं बोला, हाँ मैं बोला 8 दूना 10, ठीक है, ये कैसे हो गया? 8 दूना 16 होता है, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि दिमाग जो है कई बार जो आप हैंग हो जाता है। खैर, अब क्या है कि ये साउंड पोल्यूशन, अब ध्यान रख लीजिएगा, हर वो साउंड जो आपको इरिटेट कर दे वो क्या है, वो पोल्यूशन की कैटेगरी में है। जरूरी नहीं कि वो जो है आपका, ठीक है, WHO ने कहा है कि जो है आपका कितना
65 डेसिबल से अधिक की साउंड जो आपका क्या है वो साउंड पोल्यूशन में चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मच्छर जो आपके कानों में आके भिनभिनाता है, कई बार इरिटेट कर देता है ना, समझ लीजिए वो साउंड पोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, डेसिबल क्या है, डेसिबल बेसिकली साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पोल्यूशन को, साउंड पोल्यूशन को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, तो वो डेसिबल ही होता है, ठीक है, डेसिबल ही होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका 65 डेसिबल से अगर अधिक का साउंड हो जाए तो उसको क्या माना जाता है आपका, उसको जो आपका साउंड पोल्यूशन मानते हैं। अब अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है आपका हानिकारक माना जाता है, हार्मफुल माना जाता है। जनरली क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो 32-60 डेसिबल का होता है ना। जैसे कोई थोड़ा धीरे बोलते हैं, कोई थोड़ा जोर से बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा और, नहीं तो वो फुसफुसाहट है वो 15 से 20 डेसिबल का होता है, ठीक है। नहीं, ठीक है, फुसफुसा के जैसे बोलते हैं लाइब्रेरी में, वो समझे 15 से 20 डेसिबल का है, ठीक है। या फिर कई बार देखा होगा आपका रूममेट जो है फोन में गुनुर गुनुर जो करता है वो 15 से 20 डेसिबल का है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल अभी बातचीत कर रहे हैं वो कितना आपका 30-60 डेसिबल का है, राइट। अब क्या होता है कि अगर आप बहुत जोर से बोल रहे हैं तो वो जो आपका क्या होगा आपका, ठीक है, वो बढ़ जाएगा और वो नॉइज पोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखते होंगे कि जब आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज हो, ठीक है, तो धीरे धीरे ना आप जो है मेंटली, ठीक है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, आप इरिटेट होना शुरू होते हैं। कोई अगर नॉर्मल भी बोले तो आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो साउंड पोल्यूशन सबसे ज्यादा जो है हमारे ब्रेन को ही क्या करता है आपका, इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा डैमेज करेगा। और इसके अलावा सिर्फ जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, वो भी जो आपका किसके कारण से, साउंड पोल्यूशन के कारण से होता है। आप देखे होंगे कोई हार्ट पेशेंट होता है ना, उसको बोला जाता है ज्यादा साउंड में मत रहियो, डीजे वाले बाबू जहां रहेंगे वहां से भाग जाना, है ना। हाँ, तो क्योंकि जो है आपका ये नुकसान पहुंचाता है। खैर 120 डेसिबल से अगर ज्यादा होगा तो वो जो है पूरी तरह डेंजरस माना जाता है। नींद में अगर देखा जाए तो 30 डेसिबल से अधिक जो है आपका ये रात में हानिकारक माना जाता है। इसलिए देखते होंगे झारखंड हाईकोर्ट ने, बात नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया और कहा कि भैया रात के 10 बजे के बाद जो है आपका सुबह 6 बजे तक, ठीक है। हाँ, होता है सर, सिटी में पीसीआर आ जाता है। मेरा घर का बगल में मेफेयर, रात को 2 बजे राजा जी और क्या क्या बजाते रहते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। झारखंड में गुटखा भी बैन है, ठीक है, फिर भी जो है बिक रहा है। तो कानून को लाइक एक तरह से उसको जस्ट लागू कर देना, ठीक है, और प्रैक्टिकली जो है एक तरह से उसको लागू करना, दोनों में अंतर है। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रात में आप जो है एक तरह से, ठीक है, आप नहीं बजा सकते गाने वाने, है ना। और ये डीजे वगैरह जो शादी वगैरह होता है उसमें भी जो है आपका नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हाथी मानव संघर्ष, अब इसके प्रभाव, अब कहेंगे ये कैसे आपका ह्यूमन जो है एलिफेंट ह्यूमन जो है कन्फ्लिक्ट। अब देखिए जिन एरियाज में क्या होती है, माइनिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा आपका, ब्लास्ट होगा। और जब ब्लास्ट होता है तो माइनिंग एरिया जनरली जो आपका क्या है वो फॉरेस्ट एरिया वाला ही होता है, जनरली आसपास में देखिएगा जंगल वही होते हैं। अगर वहां पे हाथी हैं तो वहां से उस ब्लास्ट के कारण से कहां जाएंगे आपका, ठीक है, जो ह्यूमन सेटलमेंट जिधर होगा उधर जाएंगे। और कोई आदमी मिला तो उसको फिर जो है क्या करेंगे आपका, मार देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं साउंड पोल्यूशन के कारण से भी ये चीजें हैं, राइट। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है इसके कारण से, बात नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण से क्या होता है कि जो है हाथी अब जो है आपका शहरों की ओर मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स में ध्यान रखें, लिमिट नॉइज एट सोर्स, यानी जहां से ध्वनि निकल रही वहीं से उसको क्या कर दीजिए आपका, कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है। एकॉस्टिक जोनिंग यानी शांत क्षेत्र बना दीजिए, है ना, ध्वनि जोनिंग जिसको एक तरह से बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे आप चले जाइए कहां पे, रातू रोड जो फ्लाईओवर है, ठीक है, ऊपर गाड़ियां चलती हैं लेकिन जो है नीचे साउंड नहीं आता, मालूम है क्यों, क्योंकि वो एकॉस्टिक लगा हुआ है, वो है ना। सामने में जो है आपका जो गवर्नर हाउस है तो उसके लिए भी वो उसको लगाया गया है, तो एकॉस्टिक जोन बनाया जाता है, ठीक है। या फिर जो स्टूडियो वगैरह आपने देखा होगा जहां पे गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं ये जो लगा हुआ है। या सिनेमा हॉल जाते होंगे आप, है ना, मूवी हॉल में आपने देखा होगा कि जो है आपका ये लगा रहा, फाइबर जो है आपका लगा हुआ रहता है दीवारों पे, नीचे में भी आपने देखा होगा कि साउंड एब्जॉर्बर लगा हुआ रहता है। तो वहां पे कितना भी जोर से साउंड क्यों ना हो वो जो है आपका, ठीक है, वो एकदम क्लियर सुनाई देता है। उसका मेन रीजन है कि वो पूरी तरह से साउंड प्रूफिंग क्या हो रहता है, क्या हो गया, हाँ है, ठीक है, वो एकॉस्टिक लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि साउंड एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो ना आपका इको नहीं होगा, एक तो इको नहीं होगा, ठीक है, और एकदम से क्लियर सुनाई देगा, है ना।
जैसे मानते हैं इस कमरे से ही अगर सारी कुर्सियां और सारी चीज़ें हटा दी जाए और यहाँ पे आप बोलेंगे तो आपको अपनी ही आवाज़ ना क्लियर सुनाई नहीं देगी, ठीक है। या हम लोग पहले जब स्कूल, जब बचपन में ना स्कूल जब जाते थे तो कमरे में कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर घुसे और खूब चिल्लाते थे। क्यों? क्योंकि अपनी ही आवाज़ जो है ना वो जो लाइक मल्टीपल जब एक तरह से रिफ्लेक्शन होता था साउंड का, ठीक है, जिसको रेवेrberaशन बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है, तो वो सुन के मजा आता था, है ना। इसके बाद जो यूज ऑफ साउंड प्रूफिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट, जहां आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं, वहां पे क्या होता है आपका, ठीक है, वो साउंड प्रूफिंग करके ताकि आसपास के जो लोग होते हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे, लाइक एक तरह से वो इरिटेट ना हो जाए। प्लांटेशन टू एक्ट एज अ नॉइज बैरियर, ठीक है, अगर मानते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए तो वो भी क्या करता है आपका साउंड को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। और इसके अलावा स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, ठीक है, और कोई जो है डीजे बजाए तो उसको बढ़िया से बजा दीजिए, है ना, तो उससे जो है क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगा, समझे, तो पुलिस वाले नहीं। तो ऐसे ही जो है आप सरस्वती पूजा में विसर्जन के दिन में, ठीक है, तो मैं पहले एक कोचिंग में जहाँ पे पढ़ाता था वहाँ पे भले कहीं कभी कुछ हो चाहे ना हो, टीचर्स डे और सरस्वती पूजा, है ना, खूब जो है एक तरह से स्टूडेंट एंजॉय करते थे, वहाँ भी वैसे ही होता था। तो क्या है कि जो है कोविड के टाइम पे ऐसे ही 2021 की बात है, निकले जो है शाम के समय में, है ना, मूर्ति वगैरह लेकर के खूब जो है ये कर रहे हैं। अब क्या है कि ये जो लालपुर थाना का थाना इंचार्ज उस समय ये था, ठीक है, कृष्णा कुमार, वो हमारा ही स्टूडेंट था, तो वो बोला कि सर बजाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिटी डीएसपी खुद जो है एक तरह से आ गया, ठीक है, तो फिर जो है वो उसने वायर वगैरह नोच दिया, बोला कि भाई ठीक है, कम से कम थोड़ा कंट्रोल में बजाओ। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस मॉल के पास पहुंचा, क्योंकि साउंड हमने मंगवाया था और डीजे जो बैंड वाला मंगवाया था ना, वो रामगढ़ में ये, हाँ ठीक है, वहाँ से वो ना कान में गुदगुदी ला देगा, इतना जोर से बजाते हैं वो लोग। तो क्या है कि जो है बहुत सारे हैं वैसे, तो जो है अब तो एक तरह से जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है उससे जो है क्या होगा आपका, कुछ हद तक आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रख लीजिएगा, व्हेन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज आयनाइजिंग रेडिएशन इनटू द एनवायरनमेंट हार्मिंग इकोसिस्टम। इसके कारण से, क्योंकि ये जो है ना आपका लाइक आप एयर पोल्यूशन आपको एक तरह से दिखेगा कि हाँ चलो हवा जो है ना थोड़ी प्रदूषित है, पानी भी दिखेगा कि चलो पानी प्रदूषित है, लेकिन ये ऐसा है कि कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रेडिएशन होता है, ठीक है, इनविजिबल एक तरह से चीजें होंगी और धीरे धीरे जो आपको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका किडनी हो, हार्ट हो, ठीक है, और भी कई सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं। तब इसका मेन कारण क्या है, न्यूक्लियर प्लांट्स एक्सीडेंट्स। अब हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स तो नहीं है, लेकिन क्या आपका न्यूक्लियर माइंस है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर माइंस के कारण से अगर आप देखेंगे यहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसके कारण से क्या होगा आपका, जैसे एग्जाम्पल में हमने पीछे देखा था जैसे जादूगोड़ा, है ना, तो जहाँ जहाँ भी एक तरह से माइनिंग होती है यूरेनियम की, वहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है आपका, ठीक है, जो है रेडिएशन जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन जो है आपका यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब जैसे अगर ये है क्या बोलते हैं आपका, मान लेते हैं कि कोई वॉर वगैरह चल रहा है उस समय अगर, हाँ, तो जो है वो हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका ऐसे जनरल में नहीं है क्योंकि ये हमेशा यूज में ये करते नहीं। जैसे आप जापान का देख लीजिए, हिरोशिमा नागासाकी में, है ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और जो है 9 अगस्त को जो है आपका नागासाकी में 1945 को जब वो परमाणु बम गिराया गया, सोचिए कि जो आपका वो जमीन पर आके नहीं फटा था, वो हवा में ही फटा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपका उसका जो इफेक्ट है ना वो जो है आज भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे कई सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जब वो जन्म लेते हैं तो वो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, है ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो आपको वो जो है कमजोर देखने को मिलेंगे। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है आपका रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो है आपका क्या है, रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल एंड रिसर्च फील्ड। तो कई सारे ऐसे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उसका यूज होता है आपका कई सारी बीमारियों को ठीक करने में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि जैसे देखा होगा आपने आयोडीन की कमी कारण से किसी को गोइट्रे हो जाता है ना, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, देखे होंगे फूल उल जाता है। तो जैसे क्या है कि आपका अब क्या करते हैं, आपका आयोडीन 131 का यूज करके, ये एक आइसोटोप है, इसका यूज करके क्या करता है आपका, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है ना। उसी तरह से जैसे आपने कीमोथेरेपी सुना होगा, तो कीमोथेरेपी में भी क्या होता है आपका जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उसी का यूज करके जो आपका वो जो है ये किया जाता है। तो ऐसे कई सारे, अब इसमें भी क्या होता है कि क्योंकि कई सारे ये होते हैं, ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, तो उसके कारण से भी जो है आपका नुकसान पहुंच सकता है। माइनिंग एंड लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे आप जो है झारखंड में देख सकते हैं, कॉस्मिक रेज जो कि एक नेचुरल सोर्स माना जाता है, ठीक है, तो आप इसमें तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, मेन कॉज को ही हटा दो, उसको लग रहा होगा मेरे साथ साथ कोई चल रहा है,
और ये कौन सी जो है आपका, हट जा भाई, और रेड इन लोग ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन लोग। अपने तो चल रहा है, दूसरा को भी लेके चल रहा है। क्या कीजिएगा, ठीक है। अब जो है कंट्रोल मेजर्स में सेफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, ये जरूरी होता है, खास करके अगर आप देखेंगे तो जो आपका है ना झारखंड में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हाँ है? नहीं सीटी स्कैन बेसिकली क्या है, वो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, तो वो अलग चीज़ हो गया। एक्सरे भी अलग हो गया। एक्सरे में क्या होता है कि आपका जो एक्सरेज होता है ना, जैसे अब क्या है कि उसके थ्रू लाइक जो एमआरआई अलग हो गया, ठीक है, वो जो है आपका मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस बोला जाता है, मैग्नेटिक, हाँ वो अलग चीज़ है, तो वो चीज़ें अलग है, ठीक है। हाँ सीटी स्कैन सर एक्सरे ही है, बट एक्सरे एक नहीं होकर के बहुत सारा एक साथ, हाँ। तो उसको सीटी बोल रहे हैं। समझ गए, चलिए अब बात इधर आई है। स्ट्रिक्ट रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मॉनिटरिंग पॉसिबल लीक्स एंड जो है आपका सेफ्टी सिस्टम इन न्यूक्लियर प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका सेफ्टी मेजर लाइक इसमें आते हैं, कंट्रोल मेजर्स में आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाइए सीधे जो है आपका, तो ये हाँ एक क्वेश्चन आया था पिछले टेस्ट में कि झारखंड में कौन सी जगह पे थोरियम का डिपॉजिट पाया जाता है? किसका? थोरियम का जो है आपका अगर देखिएगा रांची में है, धनबाद में है। अच्छा, तो क्या ये रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन कर रही है स्वर्ण रेखा? अभी जो है देखिए बहुत ज़्यादा इसका माइनिंग तो हो नहीं रहा है, उसके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, लेकिन उसका माइनिंग तो हो नहीं रहा है, क्योंकि थोरियम भी क्या आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे यूरेनियम होता है आपका 92 है ना इसका एटॉमिक नंबर, ये थोरियम का होता है आपका 90, तो ये भी है, लेकिन इसकी माइनिंग कहाँ हो रही है अब ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कहाँ पे है रांची में। सो जैसे ऐसा है कि जो आपका झारखंड में सिर्फ यूरेनियम ही नहीं है, आपका जो न्यूक्लियर एलिमेंट में देखिएगा तो यूरेनियम के अलावा थोरियम हो गया, एक रांची में और मिलता है जिसको इल्मेनाइट बोलते हैं, है ना, इल्मेनाइट, हाँ इल्मेनाइट तो और होता है ना, नहीं वो अलग चीज़ है, वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन जो है आपका लाइक माइनिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अगर आंसर आएगा तो रांची, ठीक है। जैसे इंडिया में भी लाइक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम तो इंडिया में मिलता है, ठीक है, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, ये जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाइए झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि स्टैब्लिश हुआ कब 9 सितंबर 2001 को, फंक्शन करना शुरू किया गया कब 15 दिसंबर 2001 को, ठीक है। किसके तहत गठन हुआ तो ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 4 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत किया गया। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, एक नॉमिनेटेड चेयरमैन होते हैं, नॉमिनेटेड 15 मेंबर होते हैं, और जो आपका अपॉइंटेड मेंबर सेक्रेटरी, यानी टोटल कितने आपका तो 17 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इन जो है एक्ट्स इन फोर्स यानी कौन कौन से अधिनियम लागू हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वाटर एक्ट 1974, ठीक है, वाटर जो आपका सेस एक्ट 1977, इसके बाद जो आपका एयर एक्ट 1981 और जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये सारे एक्ट को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है आपका झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाएगा JSPCB, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो है अगर हम बात करते हैं हेड ऑफिस कहाँ पे है तो ये है आपका HEC कॉम्प्लेक्स रांची में है, और रीजनल ऑफिस कम लेबोरेटरीज की बात करते हैं धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर में है। ध्यान रखेंगे लास्ट ईयर इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था, एक ऑप्शन था जिसमें था मेदिनीनगर, है ना, तो मेदिनीनगर में नहीं है, ठीक है। अदर ऑफिस की बात करते हैं तो जो है आपका जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे आपका तुपुदाना में है, और यहीं पर आपको जो है सेंट्रल लेबोरेटरी भी देखने मिलेगा तुपुदाना में, तो ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। लास्ट ईयर एक सवाल पूछा गया है, तो मे भी जो है दोबारा भी पूछ ले, स्थापना पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसका मेन काम क्या है तो राज्य सरकार को पोल्यूशन से रिलेटेड जो है आपका, ठीक है, विषयों और उद्योगों की स्थापना और स्थलों का चयन पर सलाह देना कि भाई कहाँ पे एक तरह से किया जा सकता है जिससे एनवायरमेंट को जो आपका पोल्यूट न किया जा सके। टू प्लान प्रोग्राम्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना इसका काम है। टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन यानी जो प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना। टू कैरी आउट इंस्पेक्शन उद्योगों और संस्थानों आदि का निरीक्षण करना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जो आपका नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को जो है इसने बैन करा है। क्यों किया है? क्योंकि बार बार नोटिस दे रहा था कि भाई कि जो है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो ना उसको कंट्रोल करो, है ना, नहीं तो फिर जो है बंद ही करना पड़ेगा। सुना नहीं उसने, बोला कि सीधे अब जो है दरवाजा बंद, है ना। नीलांचल वाला काम वो सरायकेला खरसावां टू मेक, वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी, हाँ वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे नीलांचल आयरन एंड जो है आपका पावर लिमिटेड ग्रुप में जानी जाती है, उसको बोलते हैं बालाजी ग्रुप के अंतर्गत आता है वो। टू मेक
क्या है, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर एफ्लुएंट्स एंड एमिशन इफ रिक्वायर्ड, यानी आवश्यक हो तो उत्सर्जन और अपशिष्ट जल के लिए कठोर मानक निर्धारित करना, एंड टू इशू कंसेंट टू इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज फॉर कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड एमिशन एंड एफ्लुएंट्स स्टैंडर्ड। तो निर्धारित उत्सर्जन और अपशिष्ट मानकों के पालन हेतु उद्योगों एवं अन्य गतिविधियों को सहमति जारी करना भी इसी का काम है। तो जितने सारे जो आपका पोल्यूशन से रिलेटेड जो आपका जो भी एक तरह से ये करने हैं, कंट्रोल करना है या उसके लिए नियम बनाना है, उसकी निगरानी करनी है, वो आपका झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अंदर आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। तो पोल्यूशन में हमने जो है बेसिकली पोल्यूशन क्या है, अनलाइक एनवायरनमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या है, मेजर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके अलावा मेजर पोल्यूशन, ठीक है, उसके अलावा पोल्यूशन में लाइक उसका डेफिनेशन हो गया, फिर आपका जो है उसके मेन कॉजेज हो गए, इसके अलावा इफेक्ट हो गया, देन जो है आपका उसका कंट्रोल मेजर्स, ये सारा चीज़ हमने, ठीक है, झारखंड के कंटेक्स्ट के साथ देखा है। तो ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी यही इशू करता है? कौन क्लियरेंसेस लेना होगा? अरे गाड़ी वाला परीक्षा सर्टिफिकेट कौन सा? नहीं नहीं, वो अलग होता है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, वो जो पीयूसी सर्टिफिकेट होता है वो ना, और इंडस्ट्री को जानते होंगे सर। वो मालूम है हमको। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ये सब भी जरूरी है। अब आ जाइए पारिस्थितिकी। तो आपने जो है एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही होगा, और एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो अर्नेस्ट हैकेल का नाम जरूर सुना होगा। तो अर्नेस्ट हैकेल ने ही सबसे पहले जो आपका इकोलॉजी वर्ड का यूज किया। ठीक है, ओइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आपका जो है उसको बोला जाता है आपका ओइकस, और दूसरा होता है आपका कौन सा, लोगोस। ओइकस का मतलब हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी जो आपका वे जीवधारी जो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका इकोलॉजी कहा जाएगा। यानी जीवधारी और उसके वातावरण, यानी जहाँ पे वो रहते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, आपका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहलाता है। तो बेसिकली ये क्या आपका इकोलॉजी एक ब्रांच है किसका, आपका बायोलॉजी का, दैट स्टडीज द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग कम्युनिटीज विद देयर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के साथ उनके जो संबंध हैं, ठीक है, उनके जो एक तरह से इंट्रैक्शंस हैं उसकी स्टडी की जाती है। इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। राइट, तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान रख लेना है कि इस वर्ड का यूज किसने किया था, वो क्या था, अर्नेस्ट हैकेल ने। कब, आपका 1866 में। इनकी किताब थी जिसका नाम था, ठीक है, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, ये जो है आपका ये होना चाहिए, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रख लीजिएगा कुछ। हाँ, तो ये है वो अर्नेस्ट हैकेल जिसने ये यूज किया था। अब आते हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, दो टाइप के होते हैं, एक्वेटिक और जो आपका कौन सा, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो है आपका जिसको हम लोग जलीय पारिस्थितिकी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़िएगा तो वहाँ पे आप ये जानेंगे कि जितनी बायोडाइवर्सिटी आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं मिलता, उससे कई गुना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसलिए जो है आपका, ठीक है, स्थल को बचाने से ज़्यादा जो है जरूरी क्या है, आपका जलीय भाग को बचाना है ना। खैर, अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी ये कितने टाइप का होता है, ये होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फ्रेश वाटर, है ना, एक होता है फ्रेश वाटर यानी जो आपका स्वच्छ जल, और एक होता है आपका सेलाइन वाटर, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या, खारा जल कहा, खारा जल या नमकीन जल भी एक तरह से कह सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं रिवर, है ना, आपका टैंक, लेक, ठीक है, आपका स्ट्रीम, ये सारे के सारे जो है आपका किस में आ जाते हैं, ये आ जाता है आपका फ्रेश वाटर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इवन जो आपका एक्वेरियम वगैरह जो आप देखते हैं वो सारा चीज़। खारा जल में अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे क्या आ जाएगा आपका ओशन, ठीक है, ओशन आ जाएगा इसमें मेनली, या जो सीज वगैरह हैं वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा जैसे बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा कि जो खारे पानी की झीलें होती है, ठीक है, ठीक है, सलाइन लेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर बॉडी जितना बड़ा होगा समझ लिए उतना ही बड़ा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। जैसे अगर मैं कहूँ इनमें से सबसे बड़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, आपका नदी जो है सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्या होगा, आपका ओशन सबसे बड़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो ये भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है आपका एक स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड भी आ जाएगा। इसी के तरह देखेंगे फार्मलैंड,
है ना, यानी जो आपका जो खेती बाड़ी करने वाली जो या लाइक जो खेत होते हैं वो आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। तो ऐसे कई सारे जो आपको स्थलीय वाले में देखने मिलेगा। इसमें भी ध्यान रखेंगे जिसका साइज जितना बड़ा होगा समझ लीजिए कि वो उतने ही बड़े टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का निर्माण करता है। जैसे मैं कहूँ अगर इसमें से तो हो सकता है कि जो आपका मान लेते हैं ग्रासलैंड अगर जो है बड़ा है फॉरेस्ट से तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन जनरली देखा जाता है कि फॉरेस्ट ग्रासलैंड से बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं आपका कि जो है ये जो है सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। उसी तरह से फार्मलैंड की बात करेंगे तो ये क्या आपका ये एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, क्योंकि खेती बाड़ी हम खुद लगाते हैं, है ना, तो इसलिए एक जो है हम क्या करते हैं आपका एक आर्टिफिशियल जो है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे जो एक्वेरियम होता है, ठीक है, एक्वेरियम की बात करेंगे तो ये क्या आपका आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाता है ना, क्योंकि एक्वेरियम जनरली क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अरे मछली घर छोटा सा, है ना, वो चीज़ें। तो ये क्या करनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रख लेनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितना बड़ा एक तरह से जो ये रहेगा, जैसे मानते हैं वाटर बॉडी है या लैंड मासेस है, जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। अब बात करें अगर इसमें तो जैसा कि आपको बताया कि जो आपका जो जलीय पारिस्थितिकी है दो टाइप की होती है, एक आपका जो है सलाइन वाटर, एक होता है आपका कौन सा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पॉन्ड, स्प्रिंग, रिवर, लेक आ जाएगा, जबकि समुद्री पारिस्थितिकी या जो आपका सी वाटर में अगर हम देखेंगे तो इसमें मेनली जो आपका समुद्र की पारिस्थितिकी आती है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि फिर हम यहाँ पे फूड चेन, फूड वेव ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इन्वायरमेंट में आप पढ़ लीजिएगा। इसके मागुर मछली नहीं, जो यहाँ की मागुर मछली है, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। जो थाई मागुर है वो जो है आपका ये कर रही थी तो उसको बैन किया गया है, उसको बैन किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका टेरेस्ट्रियल में जाएंगे तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड क्रॉपलैंड या फार्मलैंड भी कह सकते हैं। ये जस्ट क्या करनी है आपको ध्यान रख लेनी है। अब मैं कहूँ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटा अगर हम बात करें क्रॉपलैंड या आर्टिफिशियल की बात करेंगे फसल स्थल को माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, डिटेल में आप जाएंगे तो वो जो आपको इन्वायरमेंटल साइंस में आपको पढ़ना होगा। अब आ जाइए झारखंड की जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों में विविधता, है ना, ठीक है। जैसे बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है आपका क्या लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया आपका वैरायटी, यानी जब जीवों में एक तरह से, ठीक है, वैरायटी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी। जीवों में जब विविधता होगी तो उसको जैव विविधता कहेंगे। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसको यूज किया था किसने, W.G. रोजेन, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नाम नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे लिव इन। यानी जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है जिसमें विभिन्न पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और वे पारिस्थितिक तंत्र शामिल है जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा आपका जैव विविधता कहा जाएगा। यही वो व्यक्ति है जिसका नाम है, ठीक है, W.G. रोजेन। अब आते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ऑफ झारखंड में सबसे पहला आपका रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। झारखंड एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे आप देखेंगे बारिश भी ठीक ठाक होती है, ठीक है। सॉइल में भी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलता है, लाइक हमें रेड सॉइल से लेकर के जो आपका, ठीक है, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलिवियल सॉइल, वो सारे टाइप के सॉइल से एक तरह से हमारे यहाँ पे मिलता है। जनरली अगर देखा जाए तो इंडिया में 8 टाइप के सॉइल हैं, उसमें से 6 टाइप के सॉइल आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। So the state of Jharkhand is rich in biodiversity due to varied landform and the climate, ठीक है। It has 11 wildlife sanctuaries and 1 national park, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट टाइप्स की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडुअस, ड्राई पेनिनसुलर एंड ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हालांकि हमने ये चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें जो 8 टाइप के फॉरेस्ट की बात की थी हमने, ठीक है। तो वो एक तरह से चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो ये 8 टाइप के फॉरेस्ट का हमने जिक्र किया था, तो वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण। फॉरेस्ट आर दी कैचमेंट एरिया ऑफ कोयल, दामोदर एंड सुवर्णरेखा रिवर, यानी ये वन जो है आपका कोयल, दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों का क्या करते हैं, आपका जल ग्रहण क्षेत्र बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे क्या है वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम वैरायटी। तो झारखंड हैज वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, दिस इज ड्यू टू इट्स हिल, प्लेन्स, वाटर बॉडीज एंड वेरिड टेरेन। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स आपको ये देखने मिलेंगे, और इसका मेन कारण क्या है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के मैदान, ठीक है, जलीय भाग, ये सारी चीजें जो है आपका जिम्मेदार है, राइट।
टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, कितना आपका 23,765 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 29.81% है टोटल झारखंड के ज्योग्राफिकल एरिया का। लैंड टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वाइल्ड, सेमी वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड हैबिटेट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो मेन चीज़ें हैं वो आगे आपको देखने मिलेगा। अब आते हैं हम लोग क्या आपका थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो मेन थ्रेट्स क्या आपका माइनिंग, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, डैम, फैक्ट्रीज, स्टोन क्वेरिंग एंड फ्री कैटल ग्रेजिंग। तो ये सारी चीजें मानी जाती हैं कि यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या आपका प्रमुख खतरा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट लाइवलीहुड्स, हेल्थ, ट्रेड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कंजर्वेशन हेल्प रिड्यूस रिस्क फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड गिव्स ग्लोबल बेनिफिट्स लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर साइकिल रेगुलेशन, सॉइल प्रोडक्शन, है ना। जैसे अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो एनवायरनमेंट का जो या एटमॉस्फेयर का कार्बन है वो प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि जो आपका वायु का या वायुमंडल का जो कार्बन है वो सेपरेट होकर वो प्लांट में जाके क्या होता है आपका, ठीक है, मतलब स्टोर रहता है, ठीक है, वो उसका फिर यूज करते हैं, जिसको लाइक आपने ये कार्बन स्टॉक पढ़ा होगा, है ना, कि जो एनवायरनमेंट का जो कार्बन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट एक तरह से ये रखते हैं एब्जॉर्ब करके, उसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्व फॉरेस्ट, वाटर सोर्सेज, क्लाइमेट बैलेंस एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी संरक्षित क्षेत्र, वनों, जल स्रोतों, वर्षा व्यवस्था, स्थानीय जलवायु और आनुवंशिक संसाधनों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ की हम बात करेंगे, झारखंड की। एक एक करके ध्यान रख लीजिएगा, 7 टाइप के आपको मिलेंगे। फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी यानी वनस्पति जैव विविधता, प्राणी जैव विविधता, एग्रो यानी जो है कृषि जैव विविधता, उद्यानिकी जैव विविधता, घरेलू जैव विविधता, जलीय जैव विविधता और सूक्ष्म जीवों की जैव विविधता यानी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। एक एक करके बात करते हैं और ये सारे हाँ सब जगह पाया जाता है तो है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला वनस्पति जैव विविधता, तो एलोवेरा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, लाइक नेचुरोपैथी में यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा महुआ भी जो है आपका कई सारे कामों में यूज होता है। देन जो आप देखिएगा तुलसी, ब्राह्मी, वन अदरक, ठीक है, कलिहारी, कालमेघ और जो है आपका सर्पगंधा जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो है आपका प्राणी जैव विविधता, प्राणी जैव विविधता में अगर आप देखेंगे तो रसेल वाइपर, वोल्फ। अब वोल्फ के कंजर्वेशन के लिए आपको पता है, ठीक है, जो महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है, ठीक है, वो जो है आपका महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। वल्चर की बात करेंगे तो वल्चर जो है हमारे यहाँ पे लाइक इंडिया में टोटल 9 स्पेसीज हैं वल्चर के। उसमें से जो है अगर आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो forest.jharkhand.gov.in यानी झारखंड सरकार की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 4 टाइप के वल्चर पाए जाते हैं। कहाँ पे? झारखंड में। लेकिन जो आपका रिसेंट में मतलब 2 और टाइप देखे गए हैं। इस तरह से कहते हैं कि आपका 6 टाइप के वल्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। तो खैर जो भी हो, लेकिन जो है इसमें से जो है ना ज्यादातर क्या है आपका अब जो है, ठीक है, इंडेंजर्ड जो है ये में आते हैं, स्पेसीज में आते हैं। अब इनके कंजर्वेशन के लिए आपको पता होगा कि हमने क्या करा है। तो पहला जो है आप देखेंगे 2014 में, ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बना है? ये बना आपका मूटा में, ठीक है। मूटा कहाँ पे है? और मांझी रांची में। कब बनाया गया? 2014 में, ठीक है। ये इंडिया का 8वां जो है आपका ये है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, राइट। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको याद रख लेना है, झारखंड के कोडरमा में ही, ठीक है, कोडरमा में इंडिया का पहला, याद रख लीजिएगा, इंडियाज फर्स्ट वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया। हाँ जी, ठीक है, रेस्टोरेंट बनाया गया, चखना उखना नहीं। दरअसल अब वल्चर खाते क्या हैं? मांस खाते हैं ये भी, है ना। ये क्या है? कार्निवोर्स हैं ये, ठीक है, मांसाहारी हैं ये। तो इनके लिए जो है आपका जैसे एक जगह बना हुआ है, वहां पे क्या करता है आपका वो, जैसे चिकन हो गया या जो वैसे जानवर जो मर गए, जो जिसको मानते मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, तो उसको जो है कट करके जो है आपका खुले में छोड़ देते हैं, जिससे क्या आपका पहले वो टेस्ट किया जाता है। टेस्ट मतलब खा के नहीं, टेस्ट की जो है आपका कहीं उसको डाइक्लोफेनेक नामक जो है कोई इंजेक्शन तो नहीं दिया गया था। ये एक वैक्सीन है जिसके कारण से वल्चर की संख्या धीरे धीरे कम हुई है। तो देखा जाता है कि क्या वो डाइक्लोफेनेक जो वैक्सीन है वो तो नहीं दिया गया है उसको, जानवर को, और उसकी डेथ हुई है। तो उस आधार पर फिर जो है क्या है वो खिलाया जाता है वहाँ के जो वल्चर होते हैं उनको। तो वल्चर के लिए रेस्टोरेंट बना हुआ है, ना कि जो आपको चखना बनाया जाता है वल्चर के ये को।
हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेनी है, कोडरमा में बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा चीज जो अगर आप देखिएगा, ठीक है, अभी रिसेंट में जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो आपका एमओयू किए हुए किसके साथ, आपका जो है बॉम्बे जो है आपका क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सोसाइटी के साथ, ठीक है, बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी कुछ ऐसा करके बोलते हैं, बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कहा जाता है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा ना, वो एग्जाम में आएगा तो आप टिक करके ही आएंगे, इतना पता है हमको। तो किसके लिए जो आपका, ठीक है, ये जो वल्चर है इसके कंजर्वेशन के लिए ही। तो ये तीन चीजें जो कि आपको याद रख लेनी है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो बना सके। अब आते हैं यहाँ पे चीतल के लिए। अब इसके लिए जो आपका एक नेचुरल शेल्टर एंड जो ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है वो कौन सा, आपका बिरसा डियर पार्क है ना। अब बार बार उसको लिखवाएंगे नहीं, बस आपको समझना है कि हाँ कहाँ ये इसके लिए बना हुआ है। खूंटी में है ना, हाँ कालामाटी में। इसके बाद देखेंगे तो जो बैंडेड कैरेट, इसके लिए कुछ नहीं है आपका, ठीक है। जाइंट स्क्वेरल, बटेर जिसको क्विल कहा जाता है, इसको लोग खाते हैं भाई, बहुत ये से खाते हैं अभी ठंडे के दिनों में, ठीक है। इसके बाद जो है जंगली भैंसा, बाइसन के लिए तो है बेतला नेशनल पार्क है ना। इसके अलावा लायन हो गया, टाइगर हो गया। टाइगर के लिए आपका जो है कहाँ, ऐसा नहीं है, आप है ना, ठीक है। जू में तो सब राज्य में है भाई। पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, ये सब आप क्या करेंगे थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका एग्रो बायोडाइवर्सिटी, आप लोग ना बड़ी बात करते हैं, अगले क्लास है ना हम भी कट कर देंगे, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि ये पार हो गया, लास्ट में सीधे थैंक यू दिखेगा, खुश हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे सीएनटी में किए हैं, देखिए किसने कहा, आपको मालूम है कितना क्लास हुआ है सीएनटी का? टोटल 6-7 क्लास हुआ। 5 क्लास हुआ है। 5 क्लास मतलब 10 घंटे, 7 क्लास, ठीक है। एसपीटी 3 क्लासेस हुए हैं। ये जो है ना आज 23वां क्लास है ये, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल हम उसके लिए तो मतलब वो चाहेंगे ही चाहेंगे क्या, हाँ ठीक है। हाँ अगर पहले बोल दिया जाए कि फ्री में काम करना और उसके लिए मैंने कर दिया हाँ, तो फिर फ्री में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे और जो है इसके बीच में अगर जो अग्रीमेंट हुआ हमें नहीं चाहिए पसरी सिस्टम, क्योंकि जो है चलिए उसमें भी अग्री होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे ये लोग। हमारे खेतों में जाकर जो है ढेला फोड़ने के लिए बोलेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। 2 बार ये करते करते बोलेंगे अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगले दिन हाथ पैर नहीं उठेगा, समझ गए। मतलब मिट्टी का ढेला, हाँ भाई चीटा माटी है तो ढेला तो होगा ही होगा। अब जो खेती बाड़ी करते हैं उनको मालूम होगा, है ना, कि अगर खेतों की जुताई करे वो सूखा हुआ है तो उसमें बड़े बड़े ढेला हो जाते हैं। और उसके लिए जो है ना एक आपका लाइक जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए एक जो है ना लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ढेल मुंगरा, ठीक है। तो उससे जो है क्या किया जाता है, आपका फोड़ा जाता है। मशीन लगा के टेलर से भी तो कर सकते हैं। एक तो पुआल टेलर और आता है लंबा वाला, ऐसे ऐसे करते हैं वो वाला, उसको आखैन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं आप लोग? आखैन बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। जिससे पुआल को जो है ये किया जाता है, हाँ ठीक है। तो जितना देखिए खेती बाड़ी हमने भी किया है और हम भी अभी भी जो है जब मौका मिलता है करते हैं। हाँ हाँ सब आता है भाई, ठीक है। दरअसल क्या है कि जो है उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आ जाइए यहाँ पे एग्रो बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, राइस है ना, वीट, पर्ल, देन जो आपका लेग्यूम, मेज, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है बट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो इसमें आप देखिए जैक फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, डाहू, हमारे साइड डाहू को जो बोलते हैं ये बड़हर, बड़हर बोलते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, हल्का। हाँ कैसे नहीं मिलता है, मिलता है बड़ा मतलब एकदम, ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। और जब आप समझ लेना छोटा कटहल है ये, समझ लीजिए, लेकिन अंदर जो है आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। बाहर भी एकदम सॉफ्ट होता है, हल्का खट्टा मीठा टाइप का आपको फील आएगा, ये वाला, ठीक है। लेमन, बेल हमारे साइड जो है स्वर्णरेखा नदी के अगर हम लोग पार चले गए तो उधर जो है ना बेल बहुत ज़्यादा एक तरह से, वो भी पेड़ में पका हुआ बेल आपको मिलेगा। हम लोग जो है लाइक क्या करते थे, तोड़ के लाते थे और अगर पका हुआ नहीं तो आग में पका दीजिए उसको, ठीक है। और उसके बाद जो है स्पून लीजिए और जो है गुआवा, जामुन, इमली, मैंगो, हाँ इमली का
इमली का तो जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो 3 तालाब है ना, 3 तालाब, और तीसरे तालाब के जस्ट बेड़ के सामने ना बड़ा सा इमली का पेड़ है। तो एक तो उसका झूलने के लिए यूज करते थे हम लोग, इमली का ये पकड़ के खूब झूलते थे, और जो है इमली, जो कच्चा इमली जो है साथ में कहते हैं नमक लेके जाते थे और मिर्चा। अब सबका मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मिला के जब खाते थे ना भाई, ठीक है, क्या ही बताओ। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अलावा मैंगो का तो क्या ही कहना है ना, लाइक मेरा जो है आपका इसमें से सबसे जो है अगर देखा जाए तो यही मेरा फेवरेट है। ठीक है, अब आइए पोमोग्रेनेट, काजू, लीची, बनाना, ठीक है, इसके अलावा जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ठीक है, इसका जो है क्या आपका गुलदाउदी कुछ ऐसा करके है, रोज वगैरह, ये सब आ जाएगा। ये सब आते हैं किसमें, उद्यानिकी में आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी। बात नहीं, ये आप किताब में भी कहीं ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन अभी आ गया है। ये ना अमेरिका से लाए हैं। एक आदमी को रखा हमने, एक पीपीटी ये रखा हमने, उसका नाम है लिप्री लिपोली, है ना, उसको हमने रखा हुआ है। तो नीम, अब देखो क्या है ना कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए कि कौन जो है आपका इनमें से डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी में, और नीम गलत करके ही आएंगे आपको लगा नीम तो जो है आपका, लेकिन हाँ, लेकिन जनरली क्या है कि अगर आपके आसपास में तो जनरली वो नीम को लगाया जाता है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो अभी जैसे गर्मी का दिन, जैसे मार्च के महीने में क्या है कि घरों में बहुत सारे गाँव में देखिएगा, आलू जो छोटा छोटा होता है, आलू को कट कर दिए, नीम को सुखा करके उसमें ये करके सब्जी बना दिए। चावल के स्टोरेज में, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये खाता है ना नीम वाली सब्जी, बताइए, जो गांव के होंगे उनको मालूम होगा। नीम का दत्तून हो गया, है ना। इसके बाद जो है कबूतर यानी पीजन, पीपल हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, बकरी, सुअर, गाय, कुत्ता, बरगद, ये सारे के सारे जो आपका डोमेस्टिकेटेड में आते हैं, ये ध्यान रख लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सब आएगा, वो सब भी आएगा। इसके बाद जो है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में फिश, स्नेल, गोकुल कांटा, ठीक है, सिलहंती, इसके बाद जो है आपका वो है पिस्टिया, जलकुंभी, लोटस, ठीक है, कीलबैक, पानी फल, टर्टल, बगुला, ये सब जो है आपका आ जाएगा। हाँ, तो क्या है कि जो है ये सारे के सारे किस में आ जाता है आपका, एक्वेटिक में आ जाते हैं, जलीय में आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आ जाए थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। लास्ट ईयर यहां से एक सवाल पूछा था, अब ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप देखेंगे एलियन स्पेसीज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये है आपका पुटूस, बहुत खतरनाक चीज है ये, है ना, ये दुश्मन है, दुश्मन, ठीक है, प्रकृति का दुश्मन है, जंगलों का दुश्मन है ये, बात नहीं। तो हमारे यहाँ का नहीं है, अमेरिकन स्पेसीज है ये, ठीक है, आया यहाँ पे, और जो है ये बहुत ज्यादा, कभी आप ऐसे, हाँ आप सर्च कीजिएगा कभी। हम लोग तो बचपन में क्या है कि जैसे पेन खत्म हो गया ना, तो अंदर जो है रिफिल है, क्योंकि इंक खत्म हो चुका है, निकाल के इसको इधर कट किए, इधर किए, और वहां पे ये लगाए, और इधर पुटूस का दाना लगाए, इधर भी लगाए, इधर मतलब पट पट आवाज करता था। और सामने वाले को मारने के लिए यूज करते थे ये, ठीक है। और क्योंकि स्कूल जाते थे तो हम लोग हाफ पैंट पहन के जाते थे, ठीक है, तो ये सब में जैसे तो मारते थे, पट से मारते थे। हाँ, 8 क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, तो जो है, तो ये जो आपका एलियन स्पेसीज, बात नहीं। इसके अलावा देखेंगे फॉरेस्ट फायर, बात नहीं, डिफॉरेस्टेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड जो आपका पॉपुलेशन, ये सारी चीजें जो है आपका क्या है बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा क्या है आपका सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रैकलेस अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ठीक है, इन्वेसिव स्पेसीज, ओवर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, अनप्लान एंड अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें। अब इसके कारण से क्या है कि अगर आप देखिएगा तो लाइक बायोडाइवर्सिटी को डैमेज तो कर ही रहे हैं, इसके कारण से जो है आपका लाइक इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, और जो है आपका प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है वो तो नुकसान पहुंच ही रहा है। तो ये क्या करनी है आपको, ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आइए झारखंड की संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप यहां पे देखिए, सबसे पहला क्या है आपका काला शीशम। अभी जो है, ठीक है, लास्ट क्लास हमने जस्ट बात किया था कि जो कन्हरी हिल है, कन्हरी पहाड़ी, कहाँ पे ये है आपका हजारीबाग में। 2110
जो हेक्टेयर का एरिया है उसको जो है आपका क्या डिक्लेयर किया गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है। झारखंड का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल, क्या बोल रहे हैं? आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में हिंदी में, इसमें मीडियम हिंदी ही है। नहीं सर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है हमें। विरासत जैव विविधता विरासत स्थल, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ झारखंड, ये ध्यान रख लेनी है। अभी रिसेंट में ही इसको डिक्लेयर किया गया है। अब यहीं पर जो है आपको क्या देखने मिलेगा, ये जो काला सिस्टम है ना, यहीं पर देखने मिलेगा। अब क्या है कि जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे इसका लाइक संख्या कम हो रहा है, ठीक है, काला सिस्टम। तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सर मतलब काला इसको क्यों बोला जाता है? लकड़ी इसका काला है। क्या नाम है आपका? रोशन पांडे। क्यों बोला जाता है रोशन? तो क्यों रखे रोशन? ही नाम है तो वैसे काला सिस्टम है, नाम है ये भी। कुछ स्पेसिफिकेशन होगा ऐसा कुछ नहीं भाई, काला सिस्टम नाम है। हो सकता है कि ये जिस स्पेसीज से आता होगा, ठीक है, तो उसके आधार पर नाम रख दिया। अब इसका कोई कारण नहीं, काला सिस्टम ही क्यों नाम पड़ा? जबरदस्ती वाला क्वेश्चन था नहीं सर। नहीं मतलब लकड़ी अब जैसे बोल दे साल को साल ही क्यों बोलेंगे, क्यों कहा जाएगा? उसको कुसुम क्यों नहीं कह सकते? हम बोल सकते थे काला। सर काला होगा। भाई ने पूछ रहे कि हाँ पूछिए, क्या जे? आदमी काला सर, वो जो सर क्या बोलते हो पुटुस की क्या बोलते हो, हाँ। प्राकृतिक के लिए क्यों हानि है? क्यों हानि है? तो ये जो है ना आज R0 1 लाख है शायद। क्या जी? इसका R0 1 लाख है, मतलब एक बार फ्लावर से वो 1 लाख पेड़ बाद बढ़ सकता है। 31,000 बहुत बड़ा उधर 1 लाख कह रहे हैं, इधर 33,000 कह रहे हैं, ठीक है। हमें तो इसके बारे में पता नहीं कि इतना ये होगा। बस इतना जो है ये आसपास के जो ये होते हैं ना बाकी सारे जो प्लांट और उसको जो है आपका ग्रो करने देंगे ना, उसको खत्म कर देते हैं, खुद जो है आपका फैल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। उससे क्या दिक्कत है? अरे भाई ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं ये पूरी तरह से फैल जाए, इसकी लकड़ी का क्या कीजिएगा आप? जोर के तापिएगा? मारने में भी यूज नहीं होता इसका, सिंदवार सोटा का यूज होता है, ठीक है। अब जो है एक उम्र तक ही आप ये फोड़ सकते हैं, ठीक है, अब उसके बाद तो नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ये प्रकृति के लिए नुकसान है। अब सर्च कर लीजिए ना कि पुटुस जो है क्यों जो है आपका उसको दुश्मन कहा जाता है, क्यों जो है जैसा यूकेलिप्टस उसको बोलते हैं, उसको भी एनिमी ऑफ द नेचर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। वो वाटर लेवल को क्या करता है आपका, ठीक है, नीचे पहुंचा देता है। तो उसी तरह से ये आसपास के स्पेसिस को डेवलप होने नहीं देता, जबकि कोई यूज है नहीं इसका। हाँ क्या? हाँ झारखंड नहीं, पूरे भारत के लिए ये खतरनाक है। अब उसका नहीं पता मुझे। ये 15,000 से 1,54,000 सीड्स अकेला प्लांट है। किसको? और ऐसे ही स्पीशीज है सर, वो पानी में लाइट ब्लू कलर का फूड होता है। अरे थेथर का पुटुस सैतीन, वो टूट जाता है, हम लोग उसको पुटुस सैतीन बोलते हैं। वो जल्दी गिर जाता है, पानी में उगता है, वो बहुत खतरनाक है। अरे रुकिए बताइए, ठीक है। अब जो है आप लोग हम लोग भी सही कर रहे हैं। बढ़िया सर, कांग्रेस अच्छा उसी का इसको कहते हैं लैंटाना कैमरा। हाँ इसका ना वैज्ञानिक नाम वही। इसका लैंटाना कमरा है। अब बाद में देख लीजिएगा उसको, छोड़िए हटाइए यहाँ पे आइए। इसके बाद अब ध्यान रखेंगे इसके अलावा कौन सा आपका, यह है आपका बीजा साल है ना। इसके बाद व्हाइट रम्ड वल्चर, ये जो आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है रेड हेडेड वल्चर, ये भी जो आपका इंडेंजर्ड में आएगा, मतलब जो आपका थ्रेटेंड स्पीशीज संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। देन जो आपका सीता अशोक हो गया, ठीक है, स्लोथ बियर, बेल, ठीक है, आपका जो है हाँ बेल भी, अब कहाँ बेल देखने मिलता है उतना, ठीक है।
सिटी में लेकिन नहीं है। हाँ है लेकिन गलती से लोग शामिल कर दिया झारखंड सरकार ने। आइए, हाँ ठीक है। ग्रेटर एडजुटेंट यानी जो आपका धेनुक राज गरुड़ जिसको बोला जाता है, इसका जो आपका चंदन हो गया, ठीक है। ब्लैक हेडेड इबिस हो गया, इंडियन वल्चर हो गया, और जो आपका गैंगेटिक डॉल्फिन। अब देखिएगा गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए केवल इतना याद रख लीजिएगा, झारखंड सरकार ने साहेबगंज में जो आपका अभी प्रपोज है, ये ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, यहीं पर जो आपका बनाया जाएगा, अभी पूरी तरह बना नहीं है, ये प्रपोज है। ठीक है, कहाँ पे आपका साहेबगंज में, क्योंकि जो गंगा नदी वहीं से एक तरह से ये होती है, तो इसलिए। ठीक है, चंदन का तो पेड़ लगाना इन लोग लीगल कर दिए हैं, तो उसको थ्रेटेंड स्पीसीज में डाल दिए। थ्रेटेंड तो इनको बनाया गया है, चंदन को लगाना अलाउड नहीं है, तो कोई लगाना भी चाहे तो देखिए क्योंकि जो है उसका स्मगलिंग होता था ना, इसीलिए जो ऐसा कर दे। ठीक है, क्योंकि अब कम हो चुका है ना। अब बात नहीं, थ्रेटेंड स्पेसीज संकटग्रस्त प्रजातियों में जैसे वो जो कैटेगरी होता है ना, मान लेते हैं एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, आपका जो है इंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली वल्नरेबल हो गया, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, ये जो है ना आपका इसकी घटती संख्या के आधार पर ये किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किया जाता है, जब उसको अपने नेचुरल शेल्टर में पिछले 50 सालों में एक भी न देखा गया हो। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है मैमथ को जो है आपका जो है एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, हाथी के जो पूर्वज हैं मैमथ कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसको जो है उसका जो शेल्टर नेचुरल शेल्टर है उसको पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं पिछले 10 सालों में अगर उसके 90% अगर उसकी संख्या में गिरावट आई हो, तो उसको कहा जाता है आपका इंडेंजर्ड कहते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति एक तरह से कहा जाता है। अगर 50% आया तो क्रिटिकली वल्नरेबल में एक तरह से आ जाता है। तो ऐसे करके जो आपका वो नंबर के आधार पर ये किया जाता है। हाँ ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। आइए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको नगर निगम में कर्मचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नगर निगम में? नगर निगम में सफाई कर्मी नहीं कहा जाता है। दरअसल जितने भी, ठीक है, जो ऐसे जीवधारी जो प्रकृति को साफ सुथरा रखते हैं उसको कहा जाता है स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी का मेहतर कहा जाता है। हाँ, एक तरह का सफाई कर्मचारी ही है ना, जो प्रकृति का सफाई कर्मचारी है, प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। क्योंकि जो है आपका वो, अब सिंपल सा बात है, जो भी ऐसे जीवधारी हो गए या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो न रहे, जैसे लाइक एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये सब अगर न रहे, तो जैसे कोई है ना, कोई जानवर ही अगर मर गया तो उसका डिकम्पोजिशन होगा क्या? नहीं होगा। तो वो जो एक तरह से माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी प्रकृति को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। तो वल्चर भी वही काम करता है बेसिकली, जो डेड बॉडी होता है उसको खा करके जो है उसको खत्म कर देता है। अगर ना खाए और उसका डिकम्पोज भी ना हो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। यानी समझिए इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लेते हैं कि वो जो आपका किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण से, या ठीक है मेटियोर्स के गिरने के कारण से, या फिर जो है आपका कोई फ्लड के कारण से, जिसके कारण से भी अगर वो खराब ये हुआ हो, है ना, तो अब मानते हैं वो लोग जो मर गए, वो अगर उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता तो आज भी वो लोग पड़े रहते हैं। यानी जो है जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मानव की उत्पत्ति हुई है, अगर ये कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होता, पेड़ पौधे जितनी सारी चीजें हैं, तो पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए इसको पृथ्वी का मेहतर बोलते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये है सफाई कर्मी ही कह लीजिए। लेकिन आपने जो कहा ना नगर निगम में इसको जो है सफाई कर्मी नहीं, नगर निगम में नहीं बोलते। ठीक है, अब इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, ठीक है, फोना स्पेसीज ऑफ झारखंड। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, आपको मन करेगा याद रखिएगा, मन न करे नहीं याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? हाँ, इसमें से बताइए क्या क्या याद रखना है? सब याद रखना है। हाँ, छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे शुरू के जो ये 4 हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है, जिसको कहा जाता है आपका क्या, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
तो व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, बंगाल फ्लोरिकन और इंडियन वल्चर, ये चारों जो आपका क्या है, ये क्रिटिकली जो आपका इंडेंजर्ड में आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सब को जो आपका ठीक है 3 को 2021 में और एक जो आपका ठीक है बंगाल फ्लोरिकन को आपका 2018 में ही ठीक है ये स्टेटस दिया गया है, तो याद रख लेनी है। इसके बाद इधर आप देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड में आ जाएंगे, मत याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो है मैमल्स में अगर आपको याद रखना हो छोड़ दीजिए, वाटर एनिमल्स में इसमें भी छोड़ दीजिए, रेप्टाइल्स में जो रसेल वाइपर है वो लीस्ट कंसर्न में भी पूछ लिया जाए कौन किस में आएगा। सो इसमें कौन शेड्यूल 1 में कौन शेड्यूल 2 में वैसा कैटेगराइज है? वही तो शेड्यूल 1 है, इसके लिस्ट है ये वाला ग्लोबल स्टेटस, एक बार लिस्ट ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, मन करे याद रखिए, मन करे नहीं याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब जो है मान लेते हैं कि अब कंजर्वेशन की बात करें, 2 टाइप का है, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है। इन सिटू यानी उसके खुद के नेचुरल शेल्टर में ही उसको प्रोटेक्ट करना है, एक्स सिटू मतलब जो आपका उसका नेचुरल शेल्टर चेंज करके, ठीक है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था, है ना, पिछले क्लास में ही। तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे पूछा है कि व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द फास्ट ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इन झारखंड। तो रैम्पेंट यूज ऑफ ड्रग इन लाइव स्टॉक, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ वल्चर, नॉइज पोल्यूशन इन वल्चर हैबिटेट या वाटर पोल्यूशन इन वल्चर हैबिटेट। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया डाइक्लोफेनेक एक वैक्सीन हुआ करता था, पाकिस्तान में इसको इजाद किया गया था, ठीक है। अब क्या है कि जानवरों को ये दिया जाता था, किसी कारण से अगर जानवर की डेथ हो गई तो उसको जो है क्या करते हैं, फेंक दिया जाता था, फेंक देते हैं जनरली, ठीक है, या जो उसका इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है उसको काट के ले जाते हैं, बाकी सारा चीज क्या करता है आपको वैसे खुले जगह पे छोड़ दिया जाता है। अब जो है गीद हो, चील हो, ये सब आके क्या करेंगे, उसको खाएंगे। अब खाने के बाद क्या होता है कि उस वैक्सीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, या इम्पैक्ट कह लीजिए, वो उसके बॉडी में यानी जो आपका वल्चर के बॉडी में ज्यादा ये होगा, उसकी क्या हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उसके कारण से, क्योंकि कच्चा है ना, पका, जैसे हम लोग खाते हैं कई बार क्या पका के खा लिए तो जो है उसका प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 100 डिग्री प्लस ये में उबलता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो तो कच्चा मीट को खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण से उसके शरीर में इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और इसलिए जो है आपका वल्चर की संख्या लगातार कम होती गई और इसलिए उस जो डाइक्लोफेनेक जो वैक्सीन है उसको बंद कर दिया गया, वो जो जानवर वाला है, ठीक है। तो पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग जो है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया, दामोदर नदी गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्यों बन गई है? इस क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक है, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, इस जल क्षेत्र में जल का रंग काला है, या इस जल क्षेत्र में जल नहीं है, ठीक है। अब ये हम नहीं बनाए, ये जेपीएससी ने पूछा है, ठीक है, और ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस वाटर एरिया, बात नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है पूछा है कि निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित अनियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और जो है आपका उपयोग, सभी सारे ही हो जाएंगे, है ना। हमने वो जो है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी देखा था ना, उसमें पूरा लिस्ट है, उसमें से आपको ये भी मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? वर्षा की कमी, जल में नमक की अधिकता, जल जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, या जलीय चक्र का बाधित होना। तो हमने बताया था ना कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है क्या होता है आपका, रिड्यूस होता है, यानी जल जीवन के लिए ऑक्सीजन की क्या होगी आपका, कमी होगी, राइट। इसके बाद और क्या पूछा है, ये जो आपका बैकलॉग का था आई थिंक, इसमें पूछा था कि वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो एलियन स्पेसीज है, ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, उपयुक्त, सभी, भाई सारी चीजों के लिए है, ठीक है। एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक लॉस जो होगा वो तो अलग से होगा ही होगा। तो क्या है कि आपका ये सारा ही हो जाएगा। झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है? अब ये तो सिंपल सा चीज है, ठीक है, रासायनिक खाद का प्रयोग, सम्मोहन जुताई, जैविक खाद का या मशीनों का। तो ये क्या होगा आपका, रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने बात किया था सॉइल पोल्यूशन में भी देखा था कि जो है आपका, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो वाटर पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है, और इस तरीके से जो आपका पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? देखिए जितना ज्यादा वाटर बॉडी का साइज रहेगा, समझ लीजिए कि क्या है, वो उतना ही बड़ा इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। अब नहर है, कुआं है, नलकूप है और आपका क्या है, तालाब है, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैनाल, वेल, ट्यूबवेल एंड पॉन्ड, किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम? ठीक है, पॉन्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है पूछा है? धनबाद, हजारीबाग, डालगंज, जमशेदपुर। ठीक है, नहीं है। तो एक जो आपका कहाँ पे है आपका, ये देवघर में है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें डाल्टनगंज एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है आप देखेंगे किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है? जादूगोड़ा, घाटशिला, झरिया, चिरैया। ठीक है, जादूगोड़ा क्योंकि यूरेनियम की माइनिंग होती है यहाँ पे। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में कौन सा जिम्मेदार नहीं है पूछा है? औद्योगिक अपशिष्ट, क्योंकि उद्योग, कई सारे उद्योग जो हैं आसपास में है। कोयला का धूल, कोल डस्ट, क्योंकि कई सारे कोयला माइंस वहां पे आपको मिलेंगे। ताप विद्युत कारखानों का धूल, क्योंकि बहुत सारे जो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो भी तो क्या कर रहे हैं आपका, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन तेल का रिसाव जो है आपका क्या है, ये नहीं होगा। ऑयल स्पिल जैसी यहाँ पे घटनाएं नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे सवाल अभी तक से पोल्यूशन एंड जो है आपका इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से सवाल पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।